हाँ। अब देखो ये रेट ऑफ द रिएक्शन पता कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया था कि भैया Cl2 + 2 आयोडीन था, ठीक है, और I2 + 2 Cl- था। अब आपको ये पता करना था, क्वेश्चन का पहला पार्ट ये था कि ये जो I- है, 2I- नहीं, सिर्फ I-, इसके खत्म होने की दर बताइए, ठीक। अगर 2I की पूछता तो हम स्क्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1/n का भी यूज करते, लेकिन हमने यूज नहीं किया यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, हमको पता है कि रिएक्शन में रेट में क्या होता है, चेंज ही तो होता है। तो सवाल के अगले पार्ट में हमको ये बताया गया कि पहले इसकी जो कंसंट्रेशन थी यानी इसकी जो सांद्रता थी वो 0.25 थी, 10 मिनट के बाद चेक किया गया तो कितनी बची, 0.23 बची। तो अब बताओ कि कितनी तेज रिएक्शन हो रहा है, समझ रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे भैया, एक में से दूसरा माइनस कर देते हैं, कंसंट्रेशन फर्स्ट से माइनस कर देते हैं, अपॉन कितनी देर में हो रही है उसको नीचे रख देते हैं। इतना करने के बाद dB/dt की वैल्यू हमको मिल जाती है, यानी कि dB/dt की dB यानी कि कितना चेंज आया, b का मतलब क्या, I। तो जहां जहां मैंने b यूज किया है, अगर चाहो तो तुम लोग यहाँ b हटा करके I यूज कर सकते हो, I भी कर दीजिए। वो तो मैंने b इसलिए लिख दिया था ताकि तुम लोग को जो इसको a इसको b मानते हो ना, इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो di/dt की सारी वैल्यू निकले, कैसे निकली, di/dt कितना निकला, कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम, ठीक। तो इसका कितना चेंज हुआ, 0.02 के हिसाब से चेंज हो गया अपॉन टाइम। फिर हमने क्या किया, 10 अपॉन में था, ऊपर ले गए, तो ऊपर ले आने के बाद हमेशा साइन में चेंज आ जाता है। तो 10 की पावर 1 थी तो उसको ऊपर जाकर के 10 की पावर -1 बन जाएगी। अब ये ध्यान रखो कि हमेशा अगर 10 की पावर लगी है तो कभी भी पॉइंट पहले नहीं आएगा। तो पॉइंट को खत्म करने के लिए आप क्या कर दोगे, इधर भेजोगे, फिर पॉइंट को 2 पॉइंट आगे भेज दोगे, यानी कि 1 2 आगे भेजने पे कितना बन जाएगा, ये 2, यानी कि 2.0, 0.0 हम कभी लिखते नहीं है, तो हो जाएगा 2 × 10 की पावर -3। ये आ गई क्या, DI के खत्म होने की रेट, कितनी तेज है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। अब सवाल का अगला पार्ट क्या कह रहा है, सवाल का अगला पार्ट कह रहा है I2 के बनने की बताइए। तो I2 के बनने की निकाल देते हैं, यानी कि अब इसके साथ कुछ, यानी कि 1/m1, 1/m1, इधर m1 होता है और m2 होता है, याद है ना इतना। तो 1/m1 dC/dt होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, di2, I2 है अपॉन dt। क्या था ना फॉर्मूले में, क्या था, किसके बराबर होगा, क्योंकि सारे बराबर होते हैं तो इसको इसके बराबर हम रख देंगे, किसके बराबर, प्लस में रहेगा कि माइनस में, ये तो प्लस में होगा लेकिन ये माइनस में होगा, तो हो जाएगा माइनस स्क्योमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि 1/n2, n2 की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ पे और m1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, वो अगले स्टेप में हम रख देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, di/dt, क्लियर है। और 2Cl कहाँ 2Cl, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, खाली हमको दे दो ना, बराबर करने होते हैं ना भाई। इसकी वैल्यू तुमको पता है, di/dt की वैल्यू पता है ना, अभी निकाली di/dt हम लोगों ने, 2 × 10 की पावर -3, बस उतना रख देना। तो अब यार देखो ये हो जाए, कोई मतलब क्यों नहीं है, वो जो 2Cl ये सारे बराबर होते हैं ना, तो चाहे हम इसको रख दे चाहे इसको रख दे, इसकी हमको वैल्यू पता है, हम निकाल चुके हैं di/dt की वैल्यू उससे पहले में, तो बस उसको रख देंगे हम। तो 1/m1 की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। यहाँ देखो 1 है कि नहीं m1 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/1, ठीक। एक वो समझा दे क्वेश्चन, आपका एक टॉपिक आज कंप्लीट हो गया विथ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा तैयार हो गया, पहला टॉपिक क्या था, पहला टॉपिक आपका अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग। आपने 3 तरीके के वेग पढ़ लिए, आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा टॉपिक का नाम था, अभिक्रिया के वेग। आपने 3 तरीके के वेग पढ़े, पहला औसत वेग, दूसरा तत्क्षणिक वेग और तीसरा प्रारंभिक वेग। यानी कि आपने पहला पढ़ा एवरेज वेलोसिटी, आपने दूसरा पढ़ा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और आपने तीसरा पढ़ा इनिशियल वेलोसिटी। इसमें आपने पहले वाले में जो फॉर्मूला रखा वो रखा dt डेल्टा t डेल्टा i अपॉन डेल्टा
टी, आपने ऐसे फॉर्मूला रख करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। डेल्टा यानी कि इसमें क्या होता था, औसत वेग में क्या होता था, औसत वेग में होता था, औसत वेग में ये होता था कि आप एक किसी भी रिएक्शन की औसत निकालते थे कि भैया इतनी देर में इतना हो गया और बाकी कितनी देर में कंप्लीट होगा। ये था आपका एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत वेग। फिर उसके बाद आपने क्या किया, फिर उसके बाद आपने तो दूसरा ज्यादा सवाल किया इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का, कि कभी भी किसी भी पॉइंट पे रिएक्शन को चेक कर लो। इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा 1/n1 dA/dt 1/n2 dB/dt इज इक्वल टू 1/m1 dC/dt इज इक्वल टू 1/m2 dd/dt। ठीक है, और इसी से रिलेटेड आपने दो क्वेश्चन किए। ये जो d था, ये dA/dt, ये क्या था, ये चेंज था। समझ रहे हो, अगर आपको दो कंसंट्रेशन दी हुई है, इन दोनों कंसंट्रेशन का जो चेंज था। अब ये पूरी दो क्लासेस 2 घंटे की कम से कम मैंने पिछले 2 मिनट में आपको रिवाइज करवा दी। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे। अब अगला हम लोग अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। किन किन चीजों से रिएक्शन का रेट क्या होता है, बढ़ या घट जाता है। समझ रहे हो, किन किन चीजों से रिएक्शन का रेट बढ़ या घट जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा और सबसे सूटेबल एग्जांपल तुम्हारे बर्फ वालों का है। भाई कभी देखे होगे इस चीज को कि जब जो बर्फ के गोले वाले निकलते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जो जिसमें बर्फ अपनी रखते हैं ना, उसमें नमक लगा देते हैं, खूब सारा नमक लगा देते हैं। क्यों, नमक के लगने की वजह से अब बर्फ बहुत स्लो पिघलता है। समझ रहे हो, उसके हाँ, उसमें क्या करते हैं कि उनके रिएक्शन के रेट को, रिएक्शन मतलब क्या, बर्फ के पिघलने की रेट को, जब बर्फ नहीं पिघल पाती है, क्यों, क्योंकि उसके चारों तरफ किसकी लेयर होती है, नमक की लेयर होती है, तो वो हीट को बाहर जाने या हीट को अंदर आने नहीं देती। जब हीट को अंदर नहीं आने देती, तो इसी वजह से ज्यादा देर तक बर्फ आपकी वैसी रहती है नॉर्मल, और कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में वो क्या होता है, गलती नहीं है। 8 बजे स्टार्ट करते हैं, 10-11 बजे तक नहीं। हाँ, और क्या, सोचो ये रिएक्शन के रेट को क्या कर रहा है, इफेक्ट ही तो कर रहा है। तो ये वो, अब हम वो चीजें पढ़ेंगे जो कि रिएक्शन के चीजों को गलाती भी है। नहीं, नमक डिपेंड करता है। हाँ, नमक डिपेंड करता है कि आप इसको किस चीज में यूज कर रहे हैं। समझ गए। तो अब हम पढ़ेंगे वो चीजें जो कि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती हैं। तो जिनमें से पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। समझ रहे हो, अगर चीज बहुत ज्यादा गाढ़ी होगी तो उसको घुलने में, खत्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा, या जल्दी भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे पानी और पेट्रोल में ज्यादा गाढ़ा कौन है, पेट्रोल गाढ़ा है। ठीक है, लेकिन अगर पानी 1 घंटा खुला रख दो, पेट्रोल 1 घंटा खुला रख दो, थोड़ी देर बाद पेट्रोल उड़ जाएगा, पानी बचेगा। क्यों, गाढ़ा होने के बावजूद, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। कंसंट्रेशन ज्यादा होने के बावजूद रिएक्शन का रेट भी इसका क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन पर भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। समझ रहे हो। तो पहले ऐसा क्या हो जाएगा, सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन। हिंदी इंग्लिश सब में पढ़ लो, पढ़ लो, लिखे तो हो, ऐसे लिखने क्या फायदा। सांद्रता, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, किस चीज की वजह से ज्यादातर रिएक्शन होता है, किसी भी चीज का रिएक्शन किस चीज की वजह से होता है, मतलब सबसे बड़ा रिएक्शन होने का कारण क्या है। नहीं, ऑक्सीजन तो चंद्र जी, हीट, इसको हम कहेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत इफेक्ट डालता है। टेम्परेचर बढ़ा दो तो चीजें, रिएक्शन जल्दी भी हो जाती हैं, कभी रिएक्शन स्लो भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन तेजी हो जाती है। समझ रहे हो। तो यानी कि एक पहला हो गया सांद्रता, दूसरी हो गई ताप। ताप यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, फिर अगला क्या आएगा, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, कैटलिस्ट।
बनाए क्या वो लिखे नहीं थे? शीट बनाए लिख के ये इसे अच्छा वो जो एक रह गया था इनका है, खुदा इस तरफ इन्होंने लिख दिया था। कॉपी बना रहे हैं। नहीं बना रहा, नोट्स नहीं बना रहा। अरे भाई एक ही कॉपी में सारा नोट्स लिखा है। ओ भैया फिर उनका नुकसान भी नहीं कहा होगा। उत्प्रेरक बहुत नुकसान हो जाएगा, ध्यान रखो, कम से कम इतना तो बना लो। अब उत्प्रेरक कैटलिस्ट का क्या काम होता है? रिएक्शन की रेट को कैटलिस्ट बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब बताओ मुझे एक एग्जांपल, किसी कैटलिस्ट का एक एग्जांपल दो। क्या 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 रिएक्शन की रेट को बढ़ा या घटा देते हैं। कैटलिस्ट उत्प्रेरक ज्यादातर बढ़ा ही देते हैं। किसी एक उत्प्रेरक का नाम बताओ जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे। कैटलिस्ट उत्प्रेरक, जैसे मान लो मैंने दो केमिकल्स लिए, उनको मिला दिया, तो अब उनको मिलने में 10 घंटा लग रहा है, यानी कि पूरा सोल्यूशन बनने में 10 घंटा लग रहा है। मैंने एक नया केमिकल उसके अंदर डाल दिया, अब वही रिएक्शन जो कि 10 घंटे में हो रहा था वो 4 घंटे में हो जाएगा, यानी कि इसने रिएक्शन के रेट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो जो मैंने एक्स्ट्रा चीज उसके अंदर डाली वो किस चीज के काम कर रही है, उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक का एग्जांपल और अच्छे से समझो। दो लोग हैं, ठीक, दोनों आपस में बहस कर रहे हैं। अब एक नया बंदा आया, तुम्हें वो कह रहा था, तुम्हें फलाना कहता हुआ ढिमकाना कह रहा था, अब वो क्या कराएगा, लड़ाई को भड़काएगा। हाँ, तो ये उत्प्रेरक का काम यही होता है कि भड़का देना। समझ रहे हो कि नहीं समझे? ऐसे तुम लोग समझते हो, इसी ने मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, हाँ ठीक है, घर गृहस्थी, इन्हीं सब में तुम लोग को समझ में आता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट का एग्जांपल क्या होता है, चीजों को, रिएक्शन के रेट को क्या करना, तेज कर देना। तो किसी एक कैटलिस्ट का नाम बताओ जो हम अमूमन घर में इस्तेमाल करते हैं, बताओ। कैटलिस्ट हाँ, नहीं नहीं, नमक का, हाँ नमक ही तो होता है, बड़ा दो सालन में तो खराब हो जाता है, सब्जी में खराब मतलब अच्छा नहीं लगता, सॉरी। चलो अगला, दाब, प्रेशर। किसका? कैटलिस्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। सबसे पहला, हाँ अभी पूरा डेफिनेशन बनवाएंगे, अभी तो खाली नाम लिखवा रहे हैं ना, ठीक है। नहीं इसमें तो और है इनका लिस्ट देखिए, ये अच्छे से बनाए ही ठीक है। सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, ठीक है। सतह का क्षेत्रफल, मंडे के यहाँ टेस्ट एडजस्टमेंट कौन सी हिंदी का ठीक है। अच्छा, सरफेस एरिया से क्या रिएक्शन होगा? सरफेस वही नीचे का ना, सरफेस एरिया से क्या फर्क पड़ेगा? अगर मान लो मैं सरफेस एरिया बढ़ा दूं तो क्या कंसंट्रेशन में, रिएक्शन में कोई फर्क पड़ेगा? इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, बता सकते हो? अरे ऐसे कैसे नहीं होगा? सरफेस एरिया को मैं बढ़ा दूं, क्या होगा? तो और जल्दी रिएक्शन फर्क पड़ेगा? हाँ, क्योंकि लिखा है तो फर्क तो पड़ेगा, ठीक है। ये भाई देखो इसका एग्जांपल ऐसे ले लो, जब ज़्यादा आपको जल्दी हो रही होती है तो आप क्या करते हो, चाय को बड़ी छोटी प्याले से निकाल करके एक बड़े उसमें प्याले में कर देते हो, तो कह रहे क्यों? जल्दी ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। तो यानी कि सरफेस एरिया पहले उस कप का कम था, लेकिन जब आपने प्याली में निकाला तो अब सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, समझ गए? तो सरफेस एरिया के बढ़ने की वजह से अब रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, और तेजी से होगा। जब रिएक्शन और तेजी से होगा इसीलिए वो ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है, समझ लो। यहाँ रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें खराब या चीज़ें गर्म ही हो, रिएक्शन का मतलब कैसी भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है, ओवरऑल, ठीक है। तो सरफेस एरिया से भी फर्क पड़ता है। अगला, कितना नोट कर लिया? ये तो लिखे ही थे ना। अच्छा, अब फर्क एक चीज पर और पड़ता है कि जो आप रिएक्शन यूज कर रहे हो, आप जो केमिकल यूज कर रहे हो, उसका फर्क पड़ता है कि जिन दो चीजों को आप मिला रहे हो। अब मान लेते हैं
शक्कर को पानी में घुलने में ज्यादा टाइम लगेगा कि नमक को पानी में घुलने में ज्यादा टाइम लगेगा? शक्कर को। ठीक है, अगर वो अपनी क्रिस्टल फॉर्म में हो। अगर पाउडर फॉर्म में हो तो शक्कर ज्यादा जल्दी घुल जाएगी, है कि नहीं ये चीज? तो अब यही चीज है कि यहाँ दो अलग अलग रिएक्टेंट थे कि नहीं? दो अलग अलग क्या थे? रिएक्टेंट थे जो उसको मिला करके नया प्रोडक्ट बना रहे थे। तो दो अलग अलग रिएक्टेंट थे, इन दोनों के घुलने का रेट अलग है। क्यों? क्योंकि इनका नेचर अलग है, ये दोनों अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कहते हैं, मिट्टी घोलने की कोशिश करूँ, घुलेगी नहीं कभी। ठीक है, तो नेचर पे भी डिपेंड करता है, अभिकारकों के प्रकृति पर, अभिकारक की प्रकृति पर, यानी कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट। और क्या अब 3 4 हो तो गया 1 2 3 4 5 6, ये डिटेल्ड है ना। अच्छा, सरफेस एरिया का एग्जांपल तुम ये भी ले सकते हो, मैं जल्दी से सबको बता देता हूँ। देखो, कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उसी के हिसाब से स्पीड भी होगी। समझ रहे हो? कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी तेज़ी से क्या होगी? रिएक्शन की स्पीड होगी। ठीक है, कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा उतनी तेज़ी से रिएक्शन की स्पीड। ठीक, उसके बाद आता है ताप, यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर जितनी ज़्यादा है, जितना कम, उसी के हिसाब से उसकी स्पीड। ठीक है, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक डिपेंड करेगा, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से रिएक्शन का रेट क्या हो जाए? बढ़ जाए। उसके मिलाने से रिएक्शन का रेट क्या हो जाए? बढ़ जाए। जैसे ऐसे समझो, उत्प्रेरक में मैंने एग्जांपल तुम लोग को नहीं बताया था। शादी ब्याह में कभी खाना बनते हुए देखा है ना? नहीं देखा होगा, अच्छे से नहीं देखा होगा। इस्लाम, आओ बैठो। अभी नहीं, टाइम नहीं है, 4 बजे का हम लोग का। 4 बजे का है, फिर हम जाए। जाओ, आ जाना 4 बजे, लेकिन ठीक है। हाँ, तो शादी ब्याह में खाना बनते देखा है? ऐसे नहीं देखा होगा, अच्छे से बैठ करके पूरा नहीं देखा ना। कभी देखना कि गोश्त को गलाने के लिए पपीते का यूज करते हैं। हाँ, वो तो पता है। क्यों? पपीता एज एन कैटलिस्ट के तरीके से काम करता है, उत्प्रेरक के तरीके से काम करता है, जो रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जब रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है तो जल्दी गल जाता है जो गोश्त होता है, जो भी चीजें होती हैं। तो इसीलिए वहां पे पपीता उत्प्रेरक का काम करता है। अगर नहीं मिलाओगे, कुछ लोग बेकिंग सोडा मिलाते हैं, ठीक है, ताकि रिएक्शन का रेट क्या हो जाए? बढ़ जाए। इसीलिए भाई पपीता मतलब खाने को आ जाता है। हाँ, इसीलिए पपीता तुम्हारे खाने कैटलिस्ट वहां पे भी काम करता है। लेकिन वहां पे कच्चा पपीता देते हैं और हम लोग कच्चा पपीता नहीं खा सकते। ठीक है, खाना तो बताना। ठीक है, बहुत टाइट होता है। दाब, प्रेशर, प्रेशर ज्यादा देने पर कोई भी मॉलिक्यूल, मान लो आइस है, बर्फ है, बर्फ पहले फ्रिज में रखी हुई थी, तो फ्रिज में जब बर्फ रखी थी तो वहां पे प्रेशर क्या था? ज्यादा था, इसी वजह से वो बर्फ की फॉर्म में थी। जब बाहर आया तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया, इसीलिए वो बर्फ से किसे बदल गई? पानी बदल गई। तो यहाँ पे दाब, प्रेशर का फर्क पड़ा। फिर आता है क्या? सतह, क्षेत्रफल। यानी इसका एग्जांपल मैं तुम्हें पहले दे सकता हूँ। इसका एक और अच्छा एग्जांपल हो सकता है, लकड़ी के जो बड़े बड़े गट्टे होते हैं, उसको जब तुम जलाओगे तो वो जलने में टाइम लेगा, लेकिन अगर उसी की छीलन हो तो बड़ी जल्दी जल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब सरफेस एरिया क्या हो गया? कम हो गया। सरफेस एरिया कम होने की वजह से भी रिएक्शन
तेजी से हुआ। गर्म करने के लिए, ठंडा करने के लिए सरफेस एरिया ज्यादा होना जरूरी है, जैसे मैंने चाय का एग्जांपल दिया तुम्हें, ठीक है। ये दोनों तरह होते हैं। हाँ, ये सभी दो तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। अभिकारक इसका नेचर, ठीक है, अभिकारक की प्रकृति, यानी कि जो जिन चीजों का आप रिएक्शन करा रहे हो वो कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम, सोडियम को जैसे पानी में फेंकोगे या पानी में डालोगे आग लग जाएगी, लग जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी साथ बहुत तेज से रिएक्ट करता है। लेकिन उसी की जगह तुम लोहा डाल दो पानी के अंदर, लोहा को रिएक्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, फिर उसमें जंग लगेगा, फिर ये होगा, खराब होगा। तो यहाँ पे हाँ बहुत टाइम लग जाएगा उसको। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इन दोनों के नेचर पे भी फर्क पड़ रहा है, समझे? क्लियर हुआ? हमें तो लगता है अगर 5वीं 6वीं के बच्चे को पढ़ाए इतनी डिटेल में तो उसे भी तुम्हें समझ में आ रहा है ना? बताओ, तो उन लोग को समझ में आ जाए। लेकिन अब क्या बताया जाए, तुम लोग हो